नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में चल रहे शीत युद्ध की। झारखंड में सरकार में शामिल दल जेएमएम और कांग्रेस में क्या शीत युद्ध चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कल यूपीए की बैठक से कांग्रेस के गैर हाजिर रहने से इसके संकेत मिल रहे हैं। तो झारखंड में क्या शीत युद्ध चल रहा है, क्योंकि बैठक में कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक की व्यवस्था की गई थी, आयोजन किया गया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक यहां पर नदारद दिखे। कांग्रेस के विधायकों ने शामिल होने की जरूरत यहां पर नहीं समझी। मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई यूपीए की बैठक में कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक जेपीएससी विवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर अपनी महागठबंधन सरकार से नाराज हैं। सीएम की बैठक से गैर हाजिर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के घर जुटे और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस विधायकों की ओर से यूपीए की बैठक से दूरी बनाए जाने से राजनीतिक कयासों का दौर भी लगातार जारी है और महागठबंधन में फूट पड़ने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि बैठक के बाद जेएमएम कोटे के मंत्रियों ने किसी भी विवाद से इनकार किया है। आपको बता दें कि आखिर क्या कांग्रेस की मांगे हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए इस वक्त सरकार में रार की स्थिति बरकरार है। तो देखिए, स्थानीय भाषाओं को नियुक्ति नियमावली से नहीं हटाए जाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अनिवार्य भाषाओं में मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषा को शामिल किए जाने की मांग भी यहां पर उठ रही है। पंचायत सचिव का परिणाम जारी किया जाए, तो ये कांग्रेस की मांगे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लंबित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। पिछड़ों को कम से कम 27% आरक्षण मिले, इसका लाभ देने के लिए कांग्रेस की मांग है। इस वक्त विधायकों की समस्याओं को सुना जाए, विधायकों की अनुशंसाओं पर अमल हो। तो ये तमाम मांगे हैं जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। चलिए अब एक नजर डालते हैं झारखंड विधानसभा में दलगत स्थिति पर। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो झारखंड में जेएमएम के 30 विधायक हैं, वही कांग्रेस के 18, आरजेडी के 1, सीपीआईएमएल के 1 और एनसीपी के 1 विधायक है। चलिए विपक्ष की बात कर ली जाए तो बीजेपी के 26, तो इस वक्त स्क्रीन पर सत्ता पक्ष के विधायकों की सूची। और देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो बीजेपी से 26, आजसू से 2 और निर्दलीय विधायक 2 है, जो कि सरकार के खिलाफ है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार से नाराज होती है तो फिर हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिख रही हैं। अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों ने भी बैठक की है और कोई ऐसी मजबूरी होगी कि वो आज यहाँ नहीं आए, इसका कोई और समझा क्या जाएगा। सभी यूपी एक साथ है, एकजुट है। मिथिलेश जी, कारण बताया जा रहा है जेपीएससी को लेकर कांग्रेस ने, आप लोगों को बताया गया होगा, हम लोगों की जानकारी वैसे कोई बात नहीं है। जेपीएससी कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं। जेपीएससी जो है वो जेपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका अपना निर्णय, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कोई बातें हमारे संज्ञान में नहीं आई। लोगों का ना क्या समझा जाए इसको दादा? कुछ नहीं है, वो लोग अपना जगह में अपना खुल के बात करेगा, अपना जो भी समझता है। ये कहा जा रहा है कि जेपीएससी को लेकर बड़ी नाराजगी है कांग्रेस में, जो स्थिति बन रही है। कोई हमको तो खबर नहीं है। दादा, जेपीएससी के नाराजगी को लेकर बताई जा रही थी, उसी कारण नहीं आया है। कांग्रेस के कई विधायक मांग कर चुके हैं जेपीएससी पीटी रिजल्ट रद्द कराने को लेकर। अच्छा, वो तो बात हो जाएगा अगर ऐसे बात है, लेकिन ऐसा कोई बात ठीक है। एक परिवार में रहने से थोड़ा बहुत विवाद नहीं होता है, लेकिन सब ठीक ठाक है। सरकार में सब ठीक ठाक, सरकार के कोई खतरे नहीं है। गढ़वा जिले में बालू माफिया बेखौफ है और ये अब अपनी गाड़ियों से अधिकारियों को ही कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बालू माफिया पर छापेमारी के दौरान श्री वंशीधर नगर के एसडीएम आलोक कुमार जब गढ़वा से यूपी ले जा रहे अवैध बालू लदे ट्रक पर दबिश दी, तब बालू माफिया उनकी ट्रक लेकर भागने लगे। तो बालू माफिया पर प्रशासन ने जहां एक तरफ दबिश बनाई, तो अब बालू माफिया अधिकारी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम ने 30 से 40 ट्रकों को NH 75 से पकड़ा। इस दौरान बालू लदे ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन बालू माफिया इसमें कामयाब नहीं हो सके। दरअसल गढ़वा में उत्तर प्रदेश का बालू माफिया काफी सक्रिय है और यहां से प्रतिदिन सैकड़ों
ट्रक बालू की अवैध ढुलाई होती है। जिले के अवैध कई ऐसे घाट हैं जहां पर ओवरलोड बालू लेकर माफिया बड़ी मंडियों में 60 से 80 हजार रुपए प्रति ट्रक बेचते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई। इधर डीसी ने कहा कि उनके निर्देश पर बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया था और एसडीएम को कुचलने की कोशिश की जांच भी की जा रही है। मेरे गार्ड के द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया तो इन लोगों ने गाड़ी रोका भी नहीं। फिर हम लोगों ने चेस किया तो कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। अगर वो लोग ऐसा एसडीएम के साथ कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर वेरी पावरफुल। तो सर ये लोग अपनी गाड़ी को कुचलना चाह रहे थे क्या? कुचलना, हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब देखा इनको, पहले हमारे गार्ड ने रोका, ये लोग रुके नहीं, फिर हमने इनको पीछा किया तो ये लोग साइड भी नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट बहुत ही अजीब तरीके से दोनों तरफ से गाड़ी चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत होता है कि लोग इस प्रयास में थे, अगर हम लोग ओवरटेक करते तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। ये भी जानकारी मिली कि एसडीओ साहब जब बालू ट्रक को रोकने का कोशिश कर रहे थे तो कुछ ट्रक वाले बदमाशी किए हैं। इसकी भी जांच हम लोग करा रहे हैं और जो इसमें संबंधित अगर दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पलामू में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। विश्रामपुर के घटिया गांव की ये घटना है जहां पर झोला छाप डॉक्टर ने जब गर्भवती को घर में बने क्लिनिक में इंजेक्शन लगाया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी और जब तबीयत अधिक बिगड़ गई तो आनन फानन में परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। वहीं पलामू एसपी और सिविल सर्जन को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पूरे मामले में विश्रामपुर थाने में डॉक्टर धनंजय के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है। और यहाँ से लेके हमरा जबकि जाने समय पेशाब किए और हिट के गए ऑपरेशन घर में और गए, बस काजनी की ढाईसन सुई चढ़ा दी कि का चढ़ा दी, बस ख़त्म हो गए। इसके बाद आधा घंटा के बाद हमको कह रहा है कि नहीं अब डाल देंगे जी, हमसे नहीं बनेगा। तो ताला खोले, लाश निकाले, हम नारी से पकड़े, तखनी हम कहते कि तो मर गया है। तो नहीं है ऐसी पानी लटका करके वो अपना ही गाड़ी मंगाए, हम लोग पे हरियात दिए, कोई तान गए तो हम कहे कि ना ही ले जाने से अब का फायदा है, तो मरिए गया है वहीं, तो घुरा के ले लाए। कौन डॉक्टर थे? धनंजय यादव। उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होगी, अगर वो उचित हैं, डिग्री होल्डर हैं तो कार्रवाई होगी नेग्लिजेंस की। अगर वो फर्जी डॉक्टर हैं तो उन पर एफआईआर करके उनको जेल भेज के उचित कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आने से पहले झारखंड के किसानों को लोन माफी का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले रामगढ़ में ही किसानों का लोन माफ नहीं हो सका और वे बैंकों का चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं बैंकों की ओर से उन्हें लोन चुकाने के लिए नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोन वसूली के लिए बैंक बुजुर्ग किसानों की वृद्धा पेंशन से भी कटौती कर रहे हैं। कोरोना की वजह से आमदनी घटने के बाद किसानों की आर्थिक हालात खराब हो गई है। सरकार की ओर से लोन माफी के वादे से आस जगी थी, लेकिन इस मामले में सरकार भी फेल नजर आ रही है। अभी मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव नावाडी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई किसान हमारे साथ खड़े हैं। और जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई, उससे पहले हेमंत सोरेन ने किसानों से वादा किया था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो किसानों को दिए गए ऋण को माफ़ करेंगे। मगर इसके उलट यहाँ पर कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया था और बैंक से उन्हें बार बार नोटिस आ रहा है। ऐसे में एक किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। वासुदेव जी से, क्या है मसला बताइए। देखिए सर, हम तो 30,000 रुपये लोन लिए थे 2013 में, हम चुका नहीं पाए हैं और मेरा जो है वृद्धा पेंशन उससे भी मेरा काट लेते हैं। तो आपने सुना अभी इनका वृद्धा पेंशन जो आता है बैंक में, उसी से बैंक जो है इनके ऋण की वसूली कर रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये बीमार भी चल रहे हैं। अब दूसरे किसान से बात कराते हैं। आपने कितना लोन लिया था और कितना नोटिस आया और कितने पैसे का बकाया है, बताइए। मेरा 50,000 लोन लिए थे, जिसमें अभी 2010-11 में लिए थे, अभी 91,000 करीब टोटल हो गया है और बार बार नोटिस बैंक से भेजा जा रहा है। तो वादे के मुताबिक सरकार इनके लोन को माफ़ तो नहीं कर रही है, लेकिन बार बार बैंक इन्हें नोटिस दे रही है और ये भागे भागे फिर भी रहे हैं। एक और किसान से बात कराते हैं। आपने कितना लोन लिया था? 15,000 रुपये लिए थे हम।
बार बार बैंक में नोटिस भेज रहा है कि हमको 43,000 रुपये रिटर्न कीजिए, माफ़ नहीं होगा। बार बार बोल रहा है, जाते हैं बैंक वाला ही बोलता है नहीं माफ़ होगा, जाइए। तो किसान के वादे में और इनके सच्चाई में कितना फ़र्क है आप खुद देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। किसान बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। एक किसान और है, बताइए क्या नाम है और क्या परेशानी है? हम 2013 में लिए थे सर 10,000 रुपया लोन KCC से और नहीं चुकाने सकें, और इधर लॉकडाउन में हो करके हम लोग को बहुत स्थिति ख़राब हो रहा है और इतना नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, हम लोग तंगी हो गए हैं। तो अभी आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इधर रामगढ़ के प्रभारी कृषि पदाधिकारी ने कहा कि जिन किसानों का लोन माफ नहीं हो पाया वे 25 दिसंबर तक अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर 1 रुपए का टोकन लेकर EKYC करा सकते हैं, जिसके बाद लोन माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि विभागीय अधिकारी का दावा भी किसानों में विश्वास जगाने में नाकाम ही दिख रहा है। 700 किसानों का करीब 21 करोड़ 22 लाख रुपया के लगभग ऋण माफ़ी हो चुका है और शेष किसानों का EKYC कराने के लिए किसान मित्र, जनसेवक, ATM, BTM और जनसेवक का सहयोग लिया जा रहा है कि 25 दिसंबर तक सभी किसानों जो शेष किसान बचे हुए हैं उनका EKYC करा लें। गढ़वा जिला अपने अधिकारियों की हरकतों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ के अधिकारी आपको क्या बना दे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ताजा मामला है रमना प्रखंड का, जहाँ एक पारा शिक्षक को प्रखंड का कल्याण पदाधिकारी बना दिया गया। सिलीदाग वन के सरकारी स्कूल में पारा शिक्षक भूपेंद्र सिंह को बीडीओ ने बड़े अधिकारी के मौखिक आदेश के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का प्रभार सौंप दिया। इस पारा शिक्षक को पहले भी रमना ब्लॉक के निर्वाचन नोडल पदाधिकारी भी बनाया गया। पारा शिक्षक का कहना है कि उनकी काबिलियत देखकर ही उन्हें ये प्रभार सौंपा गया है। इधर SDM ने मामले की जानकारी के बाद जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरीय अधिकारी हमको कहे कि आपका काम जो भी है अच्छे ढंग से हो रहा है, इसलिए ये भी काम कम से कम आप निर्वाह कर दे। तो मैं 3300 में करीब 2900 आधार सीडिंग करा चुका 2-4 दिनों के अंदर में। अभी फिलहाल में मुझे 3 तारीख को प्रभार दिया गया था, लेकिन जो हमसे पहले जो यहाँ प्रभारी थे वे हमको 9 तारीख को प्रभार दिए हैं और वह प्रभार में हमें कुछ दिए भी नहीं, बस एक बक्सा टूटा फूटा दिए थे। तो सर बोले कि लेटर निकला होगा क्या? हाँ, लेटर निकला था। वो लेटर हमको मिला है, उसका प्रतिलिपि हमको मिला, उस प्रतिलिपि के अनुसार हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक सहयोगी अब इसके बारे में हमें भी जानकारी मिली है। इसके बारे में DC सर से ने मुझसे रिपोर्ट करने को कहा है, तो अभी मामले की कंप्लीट जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें जानकारी मिल जाती है हम आप लोग को अवगत करा देंगे। रांची में विश्व हिंदू परिषद के नेता मुकेश सोनी की हत्या के 24 घंटे बाद डकरा अस्पताल से शव उठाया जा सका। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया गया है। हिंदू संगठनों ने ग्रामीण SP को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में हत्यारों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, पत्नी को सरकारी नौकरी, खलारी इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। रांची के सीनियर SP से सहमति मिलने के बाद ग्रामीण SP ने इंस्पेक्टर को निलंबित करने की सहमति भी जताई। जो प्रशासन से जो आश्वासन मिला और हम लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो प्रशासन ने हम लोग को जो दिया है समय, उस समय को हम लोग सभी देखें और उनके अभिभावक से पूछे कि आपकी अनुमति है और आप सहमत है इस सब बात पर, तो आप जैसा कहेंगे हम लोग हैं। तो उनके अभिभावक ने कहा है चूँकि टाइम भी बहुत हो गया है। धनबाद की रहने वाली नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक की लाश कोलकाता में उनके हॉस्टल से बरामद हुई। कोनिका की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तस्वीर को आप पहचानते होंगे, ये धनबाद की रहने वाली नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक हैं, जो कुछ दिन पहले तब सुर्खियों में आई थी जब मदद मांगने पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इन्हें एक राइफल दी थी।
मगर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इस होनहार शूटर ने कोलकाता के उसी हॉस्टल में खुदकुशी कर ली जहां रहकर ये बीते 3 सालों से ट्रेनिंग कर रही थी। कोनिका की मौत की खबर से हर कोई हैरान है। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा है कि आज सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ धनबाद का नहीं, पूरे देश का दिल टूटा है। इस दुखद खबर से दिल पूरी तरह टूट गया। मुझे याद है जब कोनिका को राइफल भेंट की थी तो उसने मुझे ओलंपिक्स का मेडल लाने का वादा किया था। आज वो सब खत्म हो गया। ईश्वर उसके परिवार को शक्ति दे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कोनिका की मौत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। मरांडी ने ट्विटर पर लिखा है कि धनबाद की नेशनल शूटर कोनिका लायक की कोलकाता में संदेहास्पद स्थिति में मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नवोदित खिलाड़ी का यूं चले जाना अत्यंत दुखद है। कोनिका के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। वहीं परिजन भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। इसको मारा गया है, ये कभी सुसाइड न कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत हिम्मत था। ये देश के लिए कुछ करना चाहती थी और बहुत संघर्ष वाली लड़की थी। ये हर हालात को से लड़ने वाली थी और हमेशा कॉल करती थी। अभी शादी का भी पूरा शॉपिंग की थी, वो भी कॉल की। आज बुलाई थी अपनी माँ को और अपने भाई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। वहीं ये भी बात सामने आई है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ समय पहले अहमदाबाद में कोनिका के साथ छेड़खानी का मामला भी सामने आया था। यही वजह है कि कोनिका की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के खेलगांव में चल रहे अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हर राज्य के खिलाड़ी पदक जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इन सब के बीच पदक के लिए अब जोर आजमाइश भी खूब हो रही है। बिहार के पहलवान भी पूरे जोश के साथ जुटे हैं और उनकी नज़र पदक जीतने पर है। बिहार के पहलवानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान जो हैं लगातार दमखम लगा रहे हैं। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और हमारे साथ यहाँ पर जो है बिहार के रेसलर हैं। हालांकि बिहार का खाता अभी नहीं खुला है। क्या भाई, बिहार के तैयारी कैसा बा? एकदम बहुत बढ़िया बा और जबरदस्त बा। एकदम पदक जरूर बिहार लाई। एकदम आशा बा कि पदक एकदम बिहार लेके आई। कैसे बिहार के जो तैयारी बा वो जबरदस्त एकदम अच्छा खासा हो रहा बा। बिहार में पहलवान में मजबूती बा, बहुत मजबूती बा। एकदम मजबूती बा। आज कितना फाइट हुई? आज लगभग 10 फाइट हुई। 10 फाइट जी। संभावना कितना में बा? सारा तो लगता है सब ठीक ही है। सब प्रैक्टिस बहुत अच्छा से किया है और पदक लाने का चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोच भी हैं। ये जिस तरीके से फाइट हो रही है, खिलाड़ी जो हैं दूसरे राज्यों के लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं। बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं आप? बढ़िया रहेगा। बढ़िया जम कुश्ती हो रहा है। खाली मैट नहीं है सर, मैट नहीं, मट्टी पर हो रहा है। बिहार में मट्टी पर हो रहा है। हाँ, मट्टी पर हो रहा है। तो यहाँ मैट से पर जो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है तो दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, कुछ तो दिक्कत होता है। मैट वाला तैयारी अच्छा रहता है। क्या दिक्कत है? ये पंडारक में बाढ़ है, वहाँ पर मैट नहीं है। जो कि बिछिया व्यायामशाला कैमूर में है, वहाँ पर सरकारी क्लब में चलता है, वहाँ पर मैट है। वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं अजय कोच यादव, जो कि इंटरनेशनल है। NIOS कर चुके हैं। किस वर्ग में लड़ोगे? कितना किलो? 38 किलो। 38 किलो पूरा मजबूती है। एक मजबूती दिखा दो। एक फाइट निकाल लिया है। चलिए, एक फाइट जीत चुका है ये। और दूसरे फाइट में मुकाबला किसके साथ है? पंजाब प्लस। पंजाब या झारखंड के साथ होगा। देखो, मजबूती दिखाओ था। इसे करो, हम भी देखें बिहार के पहलवानों में कितना दम है। तो देख रहे हैं कि पूरा एक तरीके से जोश भी है, जुनून भी है, लेकिन खाता खुलना बाकी है। थोड़ी परेशानी यह है कि बिहार के जो रेसलर हैं मिट्टी में जो अखाड़े हैं वहाँ अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ जो नेशनल चैंपियनशिप है वहाँ जो है ये आपको मैट पर हो रहा है। थोड़ी परेशानी यही है, लेकिन हाँ, खिलाड़ी वही हैं जो पदक जीत कर लाएं। और लगातार यहाँ पर देख भी रहे हैं कि दूसरे दिन भी खिलाड़ी जो है अपना दमखम दिखा रहे हैं। पहले दिन हरियाणा का बोलबाला रहा था, कुल 6 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे, झारखंड ने जीता था। अब आज देखना है कि पदक में भारी कौन रहता है।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में रांची समेत सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं। रांची में कुछ लोग ठंड से बचने के लिए योग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि योग में ठंड को बेअसर करने की क्षमता है। योग भगाए रोग। जब राजधानी रांची समेत राज्य भर में शीतलहरी चल रही हो तो खुद को गर्म रखना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हम इस समय राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में व्यस्त हैं तो कुछ लोग योग कर रहे हैं। हम जानेंगे कि वास्तव में योग जो है ठंड में उन्हें कितनी राहत दे रहा है। हम उनसे बात करेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं कि तुम योग कर रही हो, कितनी राहत मिल रही है तुम्हें ठंड से? मुझे बहुत राहत मिल रही है ठंड से। मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है योग के कारण। और जैसे मैं भी वॉक करके आई हूँ, उसके बाद फिर मैंने बैठा तो मुझे ठंड लगने लगी। उसके बाद फिर अभी यहाँ आया तो मुझे ठंड कम लग रही है। छोटा बच्चा भी है, हम उससे बात करेंगे। बेटा, आप सुबह सुबह उठते हैं, मम्मा आपको उठाती है, आपको बुरा नहीं लगता? लगता है। तो फिर क्या करती हैं आप? मैं अपने मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा मुझे ठंड लग रहा है। मत उठाओ मम्मा, ऐसा नहीं बोलते हैं आप? हाँ, ये भी बोलती हूँ। तो मम्मा क्या करती है? मम्मी बोलते तुम्हारा पढ़ाई है बेटा। देखिए शीतलहरी चल रही है, तापमान भी 10 डिग्री से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो वास्तव में योग से आप कितनी राहत महसूस कर रहे हैं सर? सारा विश्व वासुदेव कुटुंबकम है और भारतवर्ष ही इन सारे विश्व को बचाने का कार्य करेगा और इसकी सारी स्ट्रेंथ ही योग है। तो ठंड भारतवर्षियों को कहाँ लगती है? भारतवर्षी तो सवेरे उठते ही हैं, वर्षों से उठते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उनको ठंड नहीं लगती है कभी भी। वो हमेशा कार्य करते हैं, न गर्मी लगती है न ठंड लगती है, और संतुलित होते हैं। इसीलिए सारे जी कई लोग यहाँ पर जो है टोपी लगा कर आए थे, टोपी भी उतर गई। योग के कमाल सर, योग से तो हमें बहुत राहत मिलती है। एक तो हमें ठंड नहीं लगती और जो मन का जो संतुलन है एकाग्रता बना रहता है। योग भगाए रोग। योग का असर कुछ ऐसा है कि आप बर्फ की शिला पर भी बैठ जाएं और खुद आग की तपन को महसूस करें तो सर से पसीना गिरने लगता है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।